सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम धर्मेंद्र शर्मा। मूलतः मूलमाहुनागतः मंडी हिमाचल प्रदेशतः अस्मि अहम्। तो यह वीडियो व्याकरण शास्त्र के अध्ययन से संबंधित है। जब भी हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की स्टडी करना शुरू करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय उसमें व्याकरण ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें कि व्याकरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे JRF हो, नेट हो, सेट हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो या फिर कोई कमीशन हो, उसके लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि व्याकरण एक तो जटिल विषय है और दूसरा हमें व्याकरण शास्त्र को अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण का जो विषय है वो क्या है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो हमें व्याकरण शास्त्र से केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, व्याकरण शास्त्र में जो है हमारी बुद्धि का भी विकास हो। कम से कम यदि हमने एग्ज़ाम में कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसका अध्ययन हमने ना किया हो, परंतु फिर भी अनुमान से हम उसका कोई ना कोई आंसर जो है निकाल सके, तो ये उस समय होता है यदि व्याकरण शास्त्र में जो है हमारे बेसिक्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अगर हमारे बेसिक मजबूत हैं तो व्याकरण शास्त्र का कोई भी प्रश्न या कोई भी एग्ज़ाम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो यह वीडियो जो है व्याकरण शास्त्र के सिलेबस के आधार पर बनाई गई है कि व्याकरण शास्त्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका अध्ययन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे स्टेट के या फिर नेशनल किसी भी एग्ज़ाम की जो है आप स्टडी कर रहे हैं तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो व्याकरण शास्त्र में जो है, व्याकरण शास्त्र में लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और दूसरा मध्य सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। अब यदि हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो है पूरी की पूरी अष्टाध्यायी है, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में पूरी अष्टाध्यायी जो है नहीं है। जो भट्टोजी दीक्षित हैं उन्होंने जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। तो जो वरदराज जी हैं वे उनके शिष्य थे। उन्होंने यह सोचा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्याकरण को जानता ही नहीं है, व्याकरण के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, परंतु फिर भी उसका जो है व्याकरण में किंचित विषय प्रवेश हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ बनाया। बेसिकली जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है उसी का ही लघुतम रूप या छोटा रूप जो है लघु सिद्धांत कौमुदी है। लघु सिद्धांत कौमुदी से थोड़ा बड़ा या थोड़ा सा ज़्यादा विषय जिसमें है वो मध्य सिद्धांत कौमुदी है। तो ये जो तीन ग्रंथ है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से, परंतु ये जो ग्रंथ है इनमें बहुत ज़्यादा विषय है, यूँ कहे तो बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस रहता है। तो इनमें से भी हमें सारा नहीं पढ़ना है। परीक्षा की दृष्टि से और हमारे ज्ञान का विकास हो उस दृष्टि से जो है हमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है केवल उन्हीं पर ही ध्यान देना है। तो इनके साथ साथ जो है हमें महाभाष्य भी देखनी है। महाभाष्य तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें से कुछ हम देखेंगे। और हाँ, बृहद अनुवाद चंद्रिका। अच्छा, ये ग्रंथ क्यों? बेसिकली जो बृहद अनुवाद ये जो ग्रंथ है ये व्याकरण का सामान्य ज्ञान है, यूँ आप समझ लीजिए। यूँ तो जब हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन जो है शुरू करेंगे तो जो है हम व्याकरण में सारी बातें देख लेंगे, पूरे नियम देख लेंगे, परंतु कुछ ऐसे सामान्य विषय होते हैं, छोटे छोटे विषय, जो कि इन ग्रंथों में जो है नहीं दिए हुए रहते हैं।
वे जो है हमें बृहद अनुवाद में मिलेंगे। इसीलिए जो है इस ग्रंथ का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक, और उसके बाद जो है हम शिक्षा ग्रंथ को भी देखेंगे, जो कि महर्षि पाणिनीय जो द्वारा विरचित ये शिक्षा है, इस शिक्षा को भी हम देखेंगे, क्योंकि इससे भी क्या है कि छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये जो बृहद अनुवाद चंद्रिका है और जो ये शिक्षा ग्रंथ है, ये जो है सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती है, और अक्सर ये जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ये हमें लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथ में नहीं मिलते हैं, या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में नहीं मिलते हैं। वो छोटे छोटे जो सवाल हैं वो उन प्रश्नों का हल पाणिनीय शिक्षा और जो ये बृहद अनुवाद चंद्रिका है इसमें हमें मिल जाता है। इसीलिए इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है। जो बृहद अनुवाद है इसका हम किंचित अध्ययन ही करेंगे, इसमें से जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको ही देखेंगे हम, बहुत कम, क्योंकि इसमें बृहद अनुवाद इसमें है क्या, लघु सिद्धांत कौमुदी का ही इसमें सब कुछ दिया गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी सबसे लघुतम ग्रंथ है विषय प्रवेश करने के लिए भी, उससे भी लघुतम ग्रंथ जो है ये बृहद अनुवाद है। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के ही सूत्रों को रखा गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी के भी नहीं, उससे भी छांट छांट कर कुछ महत्वपूर्ण विषय जो है इसमें ऐड किए गए हैं। और जो शिक्षा ग्रंथ है, ये जो शिक्षा ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा, इसमें थोड़े से अलग विषय हैं, थोड़ा सा अलग इसका प्रारूप है। जैसे इसमें लिखा भी गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम इत्यादि जो फेमस उक्तियां हैं, या फिर और भी बहुत सारे विषय इसमें आते हैं। जब हम पाणिनीय शिक्षा का अध्ययन करेंगे तो हम इसमें समस्त विषयों को देखेंगे। पाणिनीय शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो है हमें संपूर्ण अध्ययन करना ही होगा। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है उसी का ही लघुतम रूप जो है लघु सिद्धांत कौमुदी है। जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वरदराज ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के ही आधार पर बनाई है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में तो पूरी अष्टाध्यायी है, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में उसका लघुतम प्रारूप है। इसीलिए अतएव हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से हम अब भिन्न भिन्न तैयारी तो नहीं कर सकते हैं, या फिर हम अलग अलग ग्रंथों को अध्ययन करते रहें। पहले हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करें, फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करें, फिर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करें, तो इतना समय क्या है नहीं होता है। अतएव क्या करेंगे हम कि लघु सिद्धांत कौमुदी और जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन हम एक साथ करेंगे। क्योंकि जैसे हम प्राग शास्त्री का यदि हम सिलेबस देखें तो उसमें जो लघु सिद्धांत कौमुदी हमें लगी है, उसी तरीके से जो शास्त्री प्रथम वर्ष में हमें क्या लगा है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लगी है। तो यदि हम उन दोनों का सिलेबस देखें तो लगभग सेम है। जो हमें प्राग शास्त्री में जो है हमें सिलेबस लगा है वही तो हमें वैयाकरण शास्त्री प्रथम वर्ष में भी लगा है। बस फ़र्क ये है कि प्राग शास्त्री में हमें लघु सिद्धांत कौमुदी है और शास्त्री प्रथम वर्ष में हमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ है। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। जब हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे तो उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के समस्त विषय वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में ही आ जाएंगे। हमें लघु सिद्धांत कौमुदी को भिन्न से जो है अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में यदि कोई सामान्य विषय है उसको भी हम देखते हुए साथ साथ में चलेंगे। ठीक, तो ये तो रही लघु सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की बात। अब हम इनमें देखेंगे क्या। कोई भी परीक्षा की आप बात करें, चाहे आप JRF जैसे एग्ज़ाम की बात भी क्यों ना कर ले, अगर आपकी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यानी कि व्याकरण के बेसिक कंप्लीट हैं तो आपको कोई भी परीक्षा देने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वैयाकरण जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें जो है विषयों को क्या है सामान्य दृष्टि से भी देखा गया है, और दूसरा उसमें जब आप संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो संज्ञा से संबंधित ही सूत्रों को पढ़ेंगे, जबकि जब आप अष्टाध्यायी का अध्ययन करते हैं, आप महाभाष्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रारूप बहुत भिन्न होता है। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यानी कि व्याकरण का बेसिक, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे आप छोटे से हाई स्कूल की ही आप संस्कृत टीचर के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ लग जाएं, तो फिर क्या होगा, आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तो भाई पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो अब हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से क्या देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी को हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में ही देख रहे हैं। फिर भी वैयाकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के लघुतम विषय हम देखते हुए चलेंगे, उसमें सामान्य विषय हम देखते हुए चलेंगे। इसका जो है हमारा संज्ञा प्रकरण है, परिभाषा प्रकरण, संधि, षड्लिंग, कारक, स्त्री प्रत्यय और समास, इनको जो है हम संपूर्ण देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत प्रकरण भी नहीं है, लघु लघु प्रकरण ही है। हाँ, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में थोड़े से क्या हो जाता है, इनका प्रारूप थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, परंतु फिर भी हम इन्हें पूरा समेटने की कोशिश करेंगे। इसमें से भी हम जो बहुत ही ज़्यादा अनयूज़फुल चीज़ है उसको हम छोड़ देंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इनका अध्ययन यदि हम संपूर्ण करेंगे तो व्याकरण में हमारी अत्यंत प्रवीण दृष्टि हो जाएगी। फिर जो है हम प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया भी हमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही देखनी होगी। और दूसरा समास, एक तो हमने बात की प्रक्रिया की और दूसरी हमने बात की किस चीज़ की, समास की। ठीक, एक समास और दूसरा ये प्रक्रिया। जो हम समास है, समास भी हमें संपूर्ण देखने होंगे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, क्योंकि समास और प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण विषय है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे महत्वपूर्ण तो ये समास है, क्योंकि समास से रिलेटेड प्रश्न हर बार आता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं जिसमें समास से रिलेटेड प्रश्न आता ही ना हो, एक आध प्रश्न तो आ ही जाता है। हाँ, यदि परीक्षा में जो है व्याकरण से रिलेटेड कम प्रश्न आए हो तो स्किप हो भी सकता है, परंतु समास और प्रक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है समास और प्रक्रिया ही है। प्रक्रिया जो है हम सिर्फ 6 प्रकार की देखेंगे। ठीक है, आपके सामने सारी प्रक्रियाएं हैं, हम जो है इन 6 के बारे में ही देखेंगे। ठीक, तो ये जो है निच, सन, यंग, नाम, परस्मयी पद और आत्मनेपद, इन 6 को ही हम देखेंगे, इससे हम आगे नहीं जाएंगे। और इनमें भी जो महत्वपूर्ण विषय है, जिस प्रकार से कि परीक्षा में पूछा जाता है उस प्रकार से हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से सिर्फ हम यही चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है अगली मध्य सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी की। और मध्य सिद्धांत कौमुदी जो है वो शास्त्रीय जो है फाइनल ईयर है, शास्त्रीय तृतीय वर्ष है, उसमें मध्य सिद्धांत कौमुदी हमें देखने को मिलती है। ठीक, मध्य सिद्धांत कौमुदी जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो है, मैंने पहले ही कहा था कि जो मध्य सिद्धांत कौमुदी के बारे में मैंने नहीं बताया, जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा विषय मध्य सिद्धांत कौमुदी में है। ये भी वरदराज विरचित ही है। यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ लिए हो तो आप मध्य सिद्धांत कौमुदी में आ जाओ। ठीक, क्यों? क्योंकि मध्य सिद्धांत कौमुदी में थोड़ा सा ज़्यादा विषय हैं लघु सिद्धांत कौमुदी से, परंतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के बराबर के नहीं है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो संपूर्ण अष्टाध्यायी के विषय हैं वो इसमें नहीं है। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण विषय प्रवेश व्यक्ति का हो व्याकरण में, इसीलिए इस ग्रंथ को बनाया गया है, ताकि जो है व्यक्ति कम से कम व्याकरण के नियमों को, व्याकरण किस प्रकार से काम करता है उसको जान सके, कम से कम वो उन चीज़ों को जान सके। अतएव इन ग्रंथों का निर्माण किया गया है। मूल विषय तो अष्टाध्यायी ही, अष्टाध्यायी को समझना, व्याकरण को समझना, व्याकरण में प्रवीणता लाना ही मुख्य विषय है। तो जो मध्य सिद्धांत कौमुदी है इसमें से जो है हम कृदंत प्रकरण को देखेंगे। ठीक है, हम इसको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में तो बहुत विस्तृत कृदंत प्रकरण होगा, तो हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हम नहीं देखेंगे। ठीक है, हम इसको मध्य सिद्धांत कौमुदी के आधार पर देखेंगे। और दूसरा रहता है हमारा, इसमें भी हम क्या देखेंगे, कृत्य देखेंगे, कृत्य कृदंत, पूर्व और उत्तर कृदंत हम देखेंगे। ठीक, और उसके बाद जो है क्या आता है, उणादि। उणादि जो है हमें संपूर्ण देखना होगा। देखिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में तो बहुत ज़्यादा उणादि प्रकरण है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो शास्त्रीय तृतीय वर्ष में भी है उणादि प्रकरण ही हम देखेंगे, क्योंकि उणादि प्रकरण में ही है जो है सारे महत्वपूर्ण विषय उणादि प्रकरण के मध्य सिद्धांत कौमुदी के ही सारे के सारे इसी में ही आ जाते हैं। इससे ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, और उसके बाद
उसके बाद जो है हमें इस प्रकरण में से जो है हमें अपत्यधिकार पढ़ना है, ठीक है। रक्ताद्यर्थकाः, ये 4 प्रकरण ही जो है हमें देखने हैं, ठीक है। इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा प्रकरण हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रकरण हैं। हम जो है इन शुरुआत के 4 को ही देखेंगे, इन शुरुआत के 4 को ही हम देखेंगे। इसमें से भी जो महत्वपूर्ण है वो जो है रक्ताधिकार है, जो हमारा रक्ताधिकार ये रहता है, और जो है अपत्याधिकार जो है हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इनको हम संपूर्ण देखेंगे। और बाकी के जो 2 विषय हैं, जो शैक्षिका का बहुत कम परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, शैक्षिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और चातुर्थिका भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी हम देखेंगे। बेसिकली हम इनको पूरा भी नहीं देखेंगे इनमें से, क्योंकि इनमें तो बहुत ज़्यादा विस्तृत विषय हैं। परीक्षा की दृष्टि से हम इनको अच्छे प्रकार से, इनमें जो है महत्वपूर्ण विषयों को, और ऐसे जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं होते पर फिर भी लगता है कि नहीं आ सकते हैं परीक्षा में, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी से बस हम इनको ही देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हाँ, लिंगानुशासनम, जो लिंगानुशासनम है उसको भी हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही देखेंगे, क्योंकि जो शास्त्रीय तृतीय वर्ष में है मध्य सिद्धांत कौमुदी के आधार पर लिंगानुशासनम लगा है। परंतु यदि हम प्राग द्वितीय की बात करें तो उसमें जो लिंगानुशासन है वो हमें संपूर्ण लगा है, और लिंगानुशासन भी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको लिंग, कोई भी आपको ऐसा लिंग दे देंगे जिसका कि आपको क्या होगा, पुल्लिंग होगा, लगेगा पुल्लिंग, होगा नपुंसक लिंग। तो इसलिए जो है लिंगानुशासनम भी हम देखेंगे। यूँ बात करें तो मध्य सिद्धांत कौमुदी की जो है लिंगानुशासनम बहुत अच्छी है। उसमें क्या है कि समस्त जितने भी महत्वपूर्ण विषय है उसमें ऐड हो जाते हैं लगभग, और फिर हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में बहुत विस्तृत आ जाता है, फिर बहुत सारे विषय आ जाते हैं उसमें, है ना। तो हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के ही आधार पर देखेंगे। यूँ हम मध्य सिद्धांत कौमुदी पर भी लिंगानुशासन देखने की कोशिश करेंगे। मध्य सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इन दोनों को देखते हुए जो है हम लिंगानुशासन का अध्ययन करेंगे, ठीक। इन दोनों को हम देखेंगे, क्योंकि जो है व्याकरण जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में लिंगानुशासन बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप में है। इसलिए यदि आप जो है मध्य सिद्धांत कौमुदी का भी आप लिंगानुशासन का अध्ययन करते हो, वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में बहुत ही ज़्यादा इसका लेवल रहता है। उसके बाद ये शिक्षा ग्रंथ, ये तो आपको पढ़ता ही है, ये तो पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा भाई। महर्षि पाणिनि विरचित पाणिनि शिक्षा जो ये ग्रंथ है, ये तो हमें पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, महाभाष्य, देखो महाभाष्य के हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को जो है हम कोशिश करेंगे कि इसके कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हम बातें हैं उनको भी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ भी हैं, ठीक है। और इसके जो आगे के विषय रहेंगे कुछ महत्वपूर्ण, उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, परंतु बेसिक हम इसका प्रथम आहनिक ही देखेंगे, ठीक। क्योंकि जितने भी ज़्यादातर प्रश्न हैं वो प्रथम आहनिक से ही हमें देखने को मिले हैं। बाकी जब आप बहुत ही बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि नेट सेट की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर JRF की भी, उसमें महाभाष्य से जो है आगे के विषय भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रथम आहनिक ही आप अध्ययन करके हो जाएगा। हम जो है यदि किसी छोटे कमीशन की बात करें, वो चाहे हाई स्कूल लेवल में हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल में हो, आप उसमें आराम से महाभाष्य का प्रथम आहनिक का ही अध्ययन करके जाएंगे तो आप आराम से उस परीक्षा को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो है महाभाष्य के कुछ महत्वपूर्ण विषय या कुछ स्टोरियाँ होती है ना, ठीक है, महर्षियों की स्टोरी होती है, महर्षि पतंजलि के बारे में, या फिर जो है इसके भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहते हैं इसके ग्रंथ में, जैसे इसका मंगलाचरण क्या है, कितने आहनिक है, किसमें क्या है, इसमें गौ शब्द आता है उसके बारे में, आगे बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। बेसिकली हम इसमें प्रथम आहनिक शब्द ही देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। हाँ, तो ये रहा हमारा जो हमारे शास्त्र से संबंधित विषय रहे, ठीक है। ये जो हमारा शास्त्र से विषय संबंधित जो है हमने देख लिए। शास्त्र से आपको इसी का ही अध्ययन यदि आप करेंगे, जो हमने ये देखा, हमने क्या क्या देखा, लघु सिद्धांत कौमुदी देखा, ठीक, मध्य सिद्धांत कौमुदी देखा हमने, हम जो है लघु सिद्धांत कौमुदी देखा हमने, हाँ लघु सिद्धांत कौमुदी देखा, मध्य सिद्धांत कौमुदी देखा,
और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी देखा, महाभाष्य, इन तीनों को क्या है हम लगभग एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसको भी, इसको और इसको जो है हम क्या करेंगे, लगभग एक साथ जो है हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बृहद अनुवाद चंद्रिका और जो ये शिक्षा ग्रंथ है, ये आपको पता है कि सामान्य दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जो महाभाष्य रहा उसका प्रथम आहनिक बहुत है परीक्षा की दृष्टि से, यदि आप प्रथम आहनिक का अध्ययन करते हैं। ठीक, और लघु सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से मैंने आपको बता दिया कि हम किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे, मध्य सिद्धांत कौमुदी के किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे, और शिक्षा ग्रंथ और महाभाष्य। और हाँ, बृहद अनुवाद चंद्रिका की इधर नहीं है, बृहद अनुवाद चंद्रिका जो है उसमें जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का ही छोटा रूप इसमें दिया गया है, और उसमें जो है नियम दिए गए हैं, कई डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में दिए गए हैं। वो नियम तो सूत्रों के ही है, पर वहाँ पर सीधा ही लिख दिया गया है कि नियम। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसमें जो सामान्य दृष्टि से हम सामान्य ज्ञान की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी परीक्षाओं में जो है बृहद अनुवाद चंद्रिका से प्रश्न आ रहे हैं। एक ही प्रश्न यदि यहाँ से आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है, मेरिट लिस्ट में आने के लिए एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यदि और इसमें हम कुछ ही टॉपिक्स देखेंगे, क्योंकि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें बृहद अनुवाद को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य दृष्टि से हम उसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे उसमें जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है कि इसमें अब व्याकरण तो पढ़ रहे हैं, अब इसकी रचना किसी न किसी ने की होगी, तो रचना के जितने भी कवि हैं, महर्षि हैं, मुनि हैं, उनको हमें देखना ही होगा। उनके काल के बारे में हमें अध्ययन हमें ज्ञान होना चाहिए। वो कहाँ से थे, उनके माता पिता का क्या नाम है, या उन पर कौन कौन सी सूक्तियाँ हैं, उनके क्या क्या विषय हैं, क्या कहानियाँ हैं उनके पीछे, इनको भी हमें देखना होगा साथ ही साथ। तो इन सभी, यदि आप व्याकरण के इन सभियों का परिचय यदि आप अच्छे ढंग से तैयार करते हैं तो आपको इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है इस विषय में। आप यदि इन सभी जितने भी महर्षि मुनि हैं, अगर आप इनके जो है जीवनी को देखेंगे तो आप आराम से जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के ही बारे में ही आता है। ऐसा बहुत कम होता है कि इनसे हट के कुछ आता है बेसिकली जो है तो हम इनको देखेंगे। ठीक, इसमें जो है महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, पतंजलि, रामचंद्र, भट्टोजी दीक्षित, वरदराज, वामन जयादित्य, जैनेन्द्र बुद्धि, कैयट, शाकटायन, भर्तृहरि है, हेमचंद्र सूरी और अनुभूति स्वरूपाचार्य। तो ये सभी का जो है हमें अध्ययन करना है। इन सभी की जितनी जैसी भी जीवनी है, सूक्तियाँ हैं और विषय हैं, इनके बारे में भी जो है हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य सिलेबस को क्लियर करना था। ठीक है, देखो, यदि आपको ये मालूम है कि आपको क्या पढ़ना है या फिर परीक्षा की दृष्टि से क्या विषय महत्वपूर्ण रहता है, तो आप आराम से किसी भी एग्ज़ामिनेशन को जो है क्रैक आराम से कर सकते हैं। ठीक, यदि आपको ये पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले यही सोचा कि सबसे पहले सिलेबस क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि यदि सिलेबस क्लियर होगा तो ही जो है हम उसमें पढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पढ़ कुछ और ही रहे हैं और परीक्षा की जो नीड है वो कुछ और ही है, एग्ज़ाम की नीड कुछ और ही है, हम और कुछ और ही अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्याकरण से संबंधित जितना भी सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने लघु सिद्धांत कौमुदी को देखा, मध्य सिद्धांत कौमुदी को देखा और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी को देखा। मैं फिर आपको बता दूं कि लघु सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन हम एक साथ करेंगे, उनको हम भिन्न भिन्न नहीं पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। और जो मध्य सिद्धांत कौमुदी है उसकी हम कुछ देखेंगे, उधर हमने बताया कि कृदंत, उनादि इत्यादि चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और लिंगानुशासन भी हम मध्य सिद्धांत कौमुदी की ही देखेंगे, परंतु हम व्याकरण सिद्धांत कौमुदी को भी ध्यान में रखेंगे कि उसमें कोई महत्वपूर्ण विषय तो नहीं है जो कि हमें अध्ययन करना है। ठीक, और उसके बाद जो है एक बृहद अनुवाद देखेंगे और साथ ही साथ जो है शिक्षा ग्रंथ देखेंगे, महर्षि पाणिनीय जो शिक्षा है उसको देखेंगे,
विरचित जो शिक्षा ग्रंथ है उसको देखेंगे, और उसके साथ साथ जो है महाभाष्य देखेंगे। महाभाष्य का केवल हम प्रथम आनेक ही देखेंगे, और हम उससे जो है कुछ महत्वपूर्ण विषय उसमें देखने की कोशिश करेंगे जो आगे के रहेंगे, या फिर उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।